तो ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। और आपको मालूम है कि ये क्लास 12 के लिए एक चैप्टर है जो बिहार बोर्ड में इससे परीक्षा लगभग 8 नंबर के पहले आता था, लेकिन कोरोना काल के लिए सभी क्वेश्चन का मार्क्स को डबल कर दिया गया। 16 नंबर का इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव थ्योरी या मैथ मिलाकर रहता है और एक ऐसा चैप्टर है जहाँ बहुत इजी प्रोसेस में इसका मैथ आराम से बन जाता है। बहुत कम मेहनत करना पड़ता है, कम दिमाग खपाना पड़ता है। इस परिस्थिति को देखते हुए चैप्टर हम आपको आज स्क्रीन रिकॉर्डर के मार्फत से समझाना चाह रहे हैं और आप भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो हेडिंग आप देख रहे हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो 2 साल के व्यापार के बीच का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तुलनात्मक प्रदर्शन देखा जाता है, वो भी परसेंटेज में। तो वही चीज़ हम आपके इस पर लिखे हुए हैं कि जब 2 या 2 से अधिक अवधि के वित्तीय विवरण के मदों को साथ इस प्रकार दिखाया जाए कि उनकी तुलना करके निष्कर्ष निकाला जा सके, ऐसे विवरण को तुलनात्मक विवरण कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। राइटर कह रहा है कि 2 साल के बीच, 2 वर्ष की अवधि के बीच के अंतर्गत अगर किसी प्रकार का अध्ययन करना है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ और उसका परसेंटेज में दिखा जाए तो उसको कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। चूंकि थ्योरी भी पूछता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, थ्योरी पर भी फोकस होना होगा आप लोगों को। विशेषताएं में नंबर 1 में है कि ऐसे विवरण में 2 अवधि, मतलब देखिए यहाँ लिख रहा है ऐसे विवरण में 2 अवधि, मतलब 2 साल के बीच का तुलनात्मक परिवर्तन को दर्शाया जाता है, आय में परिवर्तन दर्शाया जाता है। इसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, परसेंटेज उसी को बोल रहे हैं। इसके जो भी मतलब हम कंपेयरिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को जानेंगे परसेंटेज के रूप में, कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट घटा, इसके तरफ जाना जाता है। इसके बाद इसका परिवर्तन पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। जैसे मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, यानी किसी का मान बढ़ सकता है तो उसको पॉजिटिव करेंगे, किसी का मान घट रहा है तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान रखेंगे। 4, इस विवरण को क्षैतिज विश्लेषण हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। इस विवरण को क्षैतिज विश्लेषण या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या है, तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें पढ़ना कितने चीज़ें उसको ध्यान रखेंगे। इसमें आपको टाइप ऑफ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट 2 तरह के बनाना। पहला, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ऑफलाइन क्लास जो बच्चे मेरे से कर रहे हैं या ऑनलाइन ऐप पर जो कर रहे हैं, आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, तो आपको जानकारी के तौर पर बता देते हैं कि मेरा जो रेगुलर क्लास है वो ऐप पर चलता है। अगर आप चाहते हैं कि हम रेगुलर क्लास घर बैठे पढ़ें और वो भी ऑफलाइन क्लास के जैसा, तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा और ऐप पर कुछ चार्ज लगता है। उसका पेमेंट करने के बाद आपको सारी चीज़ सुविधा ओपन हो जाता है और वहाँ से आराम से घर बैठे क्लास कर सकते हैं। चलिए, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है और कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है ना कि इसमें पीएल फाइन मतलब ट्रेडिंग और पीएल से संबंधित आइटम रहता है और बैलेंस शीट कह रहा है तो बैलेंस शीट में ओनली फॉर बैलेंस शीट रहेगा। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी बनेगा और बैलेंस शीट वाला भी सवाल पूछ सकता है। दोनों में से जो पूछेगा आपको बनाना है। दोनों आपके सिलेबस में रखा गया, इसलिए दोनों को बनाना होगा। अब बातें करेंगे कि जब कंपैरेटिव बनाना हो तो कंपैरेटिव कैसे बनेगा। तो देखिए, लिखिए कि बेस्ड ऑन रिव्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर सवाल में रिव्यू फ्रॉम ऑपरेशन रख दिया है, सवाल जो है उसमें रिव्यू फ्रॉम ऑपरेशन से स्टार्ट किया है, ऑपरेशन ही सवाल में है, तो उस सवाल को बनाने का तरीका ऐसा होगा। अगर प्रश्न में रिव्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मान दिया हो तो निम्न फॉर्मेट का प्रयोग करेंगे। ये वाला फॉर्मेट से हम बनाएंगे। ये वाला फॉर्मेट ऑफलाइन क्लास में आप लोग पढ़ रहे थे, उसको समझाने की हम कोशिश यहाँ कर रहे हैं और आप भी समझने की कोशिश। सबसे पहले पार्टिकुलर मैंने 2012-2013 इंक्रीज और डिक्रीज, यहाँ परसेंटेज, ये आपको हेडिंग हो गया। यहाँ पर आपको डेट चढ़ाना होगा, मतलब मार्च है तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2013 चढ़ाना होगा, 2013 चढ़ाना होगा, ये ध्यान रखना होगा। अब इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको रिव्यू फॉर ऑपरेशन सवाल से लाना है। रिव्यू फॉर ऑपरेशन का दूसरा नाम होता है नेट सेट। तो रिव्यू फॉर ऑपरेशन ज़्यादा कर आपके प्रश्न में रहेगा। वहाँ पर 2012 का मान, 2013 का मान, ये जो लाइन है 1, 2 मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3, ये प्रश्न से लाना है। यहाँ कुछ नहीं करना है, प्रश्न से लाना है। उसके बाद यहाँ ऐड करना है ऑल इनकम।
ऐड करना है ऑल इनकम। अगर किसी प्रकार का आमदनी हो रहा है तो उसका नाम लिखकर उसका अमाउंट यहाँ लिखेंगे और इस दोनों में ऐड करके यहाँ लिखेंगे। ऐड लिखेंगे तो इसको टोटल रिव्यू के नाम से जाना जाता है। आप चाहे तो टोटल रिव्यू प्रश्न बनाते वक्त लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे तो ज़्यादा परफेक्ट माना जाता है। उसके बाद माइनस लेस एक्सपेंस, यहाँ ऑल एक्सपेंस होगा और किसी प्रकार का एक्सपेंस हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं उसका अमाउंट। उसके बाद इस टोटल रिव्यू में से इसको घटाएंगे, तो यहाँ पर आपको आंसर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स का पहले के लाभ है। अगर इनकम टैक्स दिया है तो इनकम टैक्स का अमाउंट यहाँ हम इनकम टैक्स नाम लिखेंगे, उसका अमाउंट लिखेंगे और उस ऊपर वाले अमाउंट से लेस कर देंगे। लेस करेंगे, जो अमाउंट बच गया है वही फाइनल आंसर होगा। उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपका हुआ सिर्फ अभी किसी सवाल को पोस्ट किया। अब इसमें आ जाएंगे, फिर एक बार ऊपर गौर से देखेंगे। ऐसी सुविधा ऑफलाइन क्लासों में नहीं रहती है, इसलिए हमारा प्रयास है कि हम व्हाइट बोर्ड पर भी समझाएं और आपको जरूरत पड़े तो स्क्रीन रिकॉर्डर पर भी समझाएं, क्योंकि हम हर तरह से आपको आधुनिक एजुकेशन देना चाहते हैं। बशर्ते आप सीखना चाहेंगे तभी हमारा पढ़ाया हुआ सार्थक होगा। आप नहीं सीखना चाहेंगे, दुनिया का हर टेक्नोलॉजी उपयोग करेंगे फिर भी आप नहीं सीख। इसलिए जो भी स्टूडेंट अगर पढ़ने वाले ध्यान से देखेंगे तो हर कुछ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। इंक्रीज डिक्रीज यानी इसमें, और मान लीजिए कि इसमें यहाँ 5000 दिया है, गौर से देखेंगे यहाँ 5000 दिया है और यहाँ 6000 दिया है इसका अमाउंट। तो इसमें से 1000 बढ़ा है तो यहाँ लिख देंगे। अगर फिर देखिए और अदर इनकम मान लीजिए यहाँ 200 दिया है और यहाँ 150 दिया है, गौर से देखेंगे तो 50 घटा है तो ऐसे ब्रैकेट में, यानी अगर बढ़ रहा है जैसे 5000 है 2012 में और 2013 में 6000 हो गया, तो 5000 की अपेक्षा 1000 बढ़ा है तो बढ़ने वाला लिख देंगे। लेकिन 200 खर्च हो अदर इनकम था, घट के 150 हो गया तो 50 रुपया घटा तो माइनस में हुआ, तो माइनस वाले को क्या किया जाता है ना, कोस्ट में ले लिया जाता है। जैसे एक और देखेंगे यहाँ पर देखिए ऑल एक्सपेंस 6000 दिया और यहाँ दिया है 2000 इसमें, तो 4000 बढ़ा है तो सीधे 4000 लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं करना होगा। लेकिन वहीं अगर इनकम टैक्स में जैसे रख कर देते, इनकम में यहाँ पर 3000 है और यहाँ पर 2000 है, तो ये सवाल से है, क्योंकि सवाल से अमाउंट रख लेंगे। 1000 जो कमी आया, कमी को क्या करना है, ब्रैकेट में ले लेना है। इस प्रकार इंक्रीज और डिक्रीज, अगर बढ़ रहा है तो इसी लाइन में लिखना होगा और घट रहा है तो इसी लाइन में लेना है। बस बढ़ रहा है तो डायरेक्ट अमाउंट लिखेंगे, घट रहा है तो उसको ब्रैकेट में डाल देंगे। अब चलिए परसेंटेज कैसे निकालेगा, तो परसेंटेज बहुत जरूरी है, इसका परसेंटेज ही मेन इसका होता है। तो परसेंटेज निकालने का हम फॉर्मूला यहाँ लिखें, हाउ टू कैलकुलेट ऑफ परसेंटेज कैसे निकाला जाए। तो इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब फॉर्मूला कह रहा है कि अगर परसेंटेज निकालना है तो आपको इंक्रीज या डिक्रीज का अमाउंट रखना होगा, और इंक्रीज और डिक्रीज के अमाउंट रखने के बाद बढ़ रहा है तो भी अमाउंट, घट रहा है तो भी, गुना 100 और यहाँ प्रीवियस ईयर का ईच अमाउंट का मतलब हुआ कि जैसे हम इसमें से इसी का निकालना हो, जैसे यहाँ पर ऑल एक्सपेंस का निकालना हो मान लेते हैं, तो ये इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ 4000। देखिए यहाँ पर रख रहे हैं 4000 रखेंगे और इसके जो प्रीवियस अमाउंट होगा ई वाला लाइन, यानी जो ये वाला लाइन यहाँ देखिए अंडरलाइन कर रहे हैं, ये 6000 यहाँ बैठेगा और मल्टीप्लाई 100। अब जो कटा देंगे, जो जैसे कट कर जो भी आएगा वो आपका परसेंटेज के रूप में आएगा और यहाँ पर इसके सामने बैठा देंगे। यहाँ पर 10% 20% जो आए बैठा कर यहाँ लिख देना है। परसेंटेज निकालना ध्यान रखना, फिर ऊपर चल जाते हैं। परसेंटेज निकालना होगा तो इंक्रीज या डिक्रीज, यानी इंक्रीज या डिक्रीज थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट कर देना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट करके बताना चाहते हैं। देखेंगे तो ये हाईलाइट कर, सॉरी ये हाईलाइट नहीं हुआ, चलिए ये हम हाईलाइटर लाते हैं, ये हाईलाइटर होगा। ये जो लाइन है इसको गौर से देखेंगे, ये लाइन जो होगा ऊपर बैठेगा और इस लाइन का अमाउंट नीचे बैठेगा। जिसका निकालना होगा इधर का अमाउंट आप नीचे लिखिएगा, इधर का ऊपर गुना 100, यानी इंक्रीज या डिक्रीज का ऊपर अमाउंट होगा। और मान लीजिए इसका निकालना है जैसे 4000 का, तो 4000 में ऊपर ए बैठेगा और 6000 नीचे ए बैठेगा, गुना 100 हो जाएगा। मान लीजिए इसका निकालना है तो इसका ऊपर ए बैठेगा और नीचे ए बैठेगा, गुना 100। यही फार्मूला से हम कहना चाह रहे हैं, फार्मूला यही है कि आप फार्मूला से यही हम कहना चाह रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है साफ स्पष्ट कि आपको इंक्रीज और डिक्रीज गुना 100, यानी इंक्रीज हो या डिक्रीज यहीं पर बैठेगा, गुना 100 लगा दीजिएगा और जिसका निकालिएगा उसका ओल्ड वाला अमाउंट यहाँ लिख दीजिएगा, कटाकर परसेंटेज ला दीजिएगा।
ये रहा आप लोगों का जो ऑफलाइन क्लासों में चल रहा था और इसका मैथ बना रहे थे, पढ़ा रहे थे, वो चीज़ें हो गया। आज हम फिर थोड़ा सा आगे की चीज़ सीखना चाहते हैं, लेकिन फिर हम नेक्स्ट स्क्रीन रिकॉर्डर पर इसका बैलेंस शीट लेके आएंगे। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे, पहले ऊपर वाला कंसेप्ट क्लियर कीजिए। श्योर सर्टेन एक मैथ पूछता है बिहार बोर्ड की परीक्षा में, इसलिए आप अगर परीक्षा अच्छा से देना चाहते हैं, अपना नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको हर हाल में ईमानदारी से पढ़ना होगा। कोरोना काल के लेकर बहुत सारे पढ़ाई बाधित आपकी हुई है, फिर भी अभी समय है, सिचुएशन ठीक है, नॉर्मल है, तो आप मेहनत करें। हम हर तरह से मेहनत करें कि आपको पढ़ाई पूरा हो, तो आप पढ़ेंगे तभी होगा। तो आज क्लास इतना ही रखते हैं, फिर मेरी मुलाकात आगे स्क्रीन रिकॉर्डर पर नेक्स्ट पॉइंट लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद।